सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, वार्म गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और हम लोग सीए फाउंडेशन की अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कि एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोगों को लॉ स्टार्ट करना है। और हम इसे लॉ नहीं बोला करेंगे, आज के बाद हम लॉज बोला करेंगे, क्योंकि हमें एक लॉ नहीं पढ़ना, हमें एक से ज्यादा लॉ पढ़ने। मुझे आप बता दो, नैन्सी आपके सामने व्हाइट स्क्रीन आ गई है, लिखा हुआ नजर आ रहा है? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब बिल्कुल ध्यान से देखना। अब मैं सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आप लिख सकते हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमारे पास है। उसके बाद मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो हमारे पास सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। उसके बाद मैं बात करूं तो हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। बेटा माइक बंद कर लो अपना। उसके बाद हमारे पास लिमिटेड लायबिलिटी, सॉरी लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट 2008। और लास्ट है हमारे पास कंपनीज एक्ट 2013। तो ये हम लोगों का सिलेबस है। ठीक है, चलें आगे। बेटा इसीलिए मैंने आपको बोला है तरुण कि आप मुझे क्लास खत्म होने के बाद कॉल करोगे, मैं आपको बता दूंगा कि आपके सीएमए के अंदर इसमें से कौन कौन से टॉपिक हैं। चलो आज आप ही मेरे से बात करोगे। आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है सिलेबस के अंदर, सोगा भी है, पार्टनरशिप भी है, एलएलपी नहीं है आपका, एलएलपी और कंपनीज एक्ट आपका नहीं है। इसके अलावा आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, वो अलग से है आपका। ठीक है, तो आज आप ही से बात करेंगे तरुण। तो तरुण आज मेरे साथ आप रहोगे और हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे बेटा चीजों के अंदर, और बहुत ही मजा आने वाला है आज की क्लास के अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है क्योंकि हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज की क्लास में। इसलिए मैंने आपको बोला जब क्लास आप ले रहे हो बेटा तो बिल्कुल सीरियस मोड पे कॉपी पेन लेके आप आ जाओ, बिल्कुल सीरियस मोड पे हर चीज आप नोट करो। आगे चलते हैं हम लोग, एक बार आप नोट कर लो। मैं आपके लिए दूसरी स्क्रीन ओपन करता हूं। तो हम लोग सबसे पहले स्टूडेंट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हो। हम लोग सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। और मैं आप लोगों के मॉड्यूल से ही पढ़ाने वाला हूं, बाकी जो बच्चा सीएमए का है उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहीं कहीं पे सीएमए का मॉड्यूल भी रेफर करूंगा जहाँ पे मुझे लगेगा कि वहाँ पे कुछ चीजें बहुत बढ़िया बता रखी हैं, तो वहाँ पे मैं सीएमए का मॉड्यूल भी रेफर करूंगा।
तो तरुण सबसे पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक फ्रेश हेडिंग डाल लो बेटा आप लोग, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूं। एक मिनट। ये बताओ तरुण, आपके सामने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की फाइल आ गई है? यस सर। हाँ बेटा, अब ध्यान से देखना। तो सबसे पहले अगर स्टूडेंट्स आप लोग देखोगे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एक नया चैप्टर है और एक नया एक्ट है, हम लोग ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो नाम क्या लिखा हुआ है, हम लोग नाम की बात करें, नाम में आ जाते हैं। सबसे पहले नाम लिखा है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। एक एक वर्ड आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। सेल, सेल के बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है गुड्स, गुड्स के बाद एक्ट और उसके बाद 1930। तो एक एक वर्ड को यहाँ पे देखते हैं और एक एक वर्ड के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं यहाँ पे। अब आपके सामने पीपीटी आ गई है तरुण? नहीं सर, यही आ रहा है अभी। अच्छा, यही आ रहा है ना अभी। चलो, यही चक्कर है यार, गूगल वाला जो है ना। आगे चलते हैं। आज बेटा आप ही मेरे साथ कनेक्ट रहना और जहां समझ में ना आए वहां मुझे बोल देना। अब स्क्रीन आ गई है आपके सामने। तो सारे बच्चे यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब सबसे पहले अगर आप यहाँ पे वर्ड देखोगे तो यहाँ पे एक वर्ड है सेल, तो हमें क्या समझना है, सेल क्या होती है। दूसरा वर्ड है गुड्स, हमें क्या समझना है, गुड्स क्या होते हैं। तीसरा है एक्ट, हमें ये समझना है एक्ट क्या होता है। और चौथा है 1930। तो इन चार टर्म्स का स्टूडेंट्स हमें क्या है, मीनिंग समझना है। जब तक इन चार टर्म्स का मीनिंग नहीं आएगा हमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट समझ में नहीं आने वाला। तो पहले हमें इन चार वर्ड्स का मीनिंग समझना होगा, फिर जाके हमें क्या है, ये चीजें समझ में आने वाली। तो पहले इन चार वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपसे, जो मैंने ऑलरेडी आपको, तरुण समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। हाँ बेटा, सबसे पहले एक्ट को समझते हैं कि एक्ट क्या होता है। तो मुझे ये बताओ, जो एक्ट है ये किसने बनाया होगा? सर ये धाराएं होती हैं, ये लोग वगैरह बनाते हैं। नहीं, जो मैंने बताया हुआ है ना आपको वही बताना है। आपको सीधे हमेशा यही बोलना है कि जो एक्ट है वो लेजिस्लेचर्स बनाएंगे। वेरी गुड। तो एक्ट कौन बनाएगा? लेजिस्लेचर्स बनाएंगे। तो ये एक्ट भी किसने बनाया था? लेजिस्लेचर्स ने बनाया था। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। अब ये एक्ट लेजिस्लेचर ने बनाया था वो तो हमने सही बता दिया। अब अगर आप इस एक्ट का ईयर देखोगे तो ईयर क्या है, 1930, मतलब
बिफोर, हाँ जी, बिफोर 1947, मतलब कि हमारी आजादी से पहले ये एक्ट क्या हुआ भाई? हमें फ्रीडम मिलने से पहले ये एक्ट क्या हुआ? बोलो ना, क्या हुआ? 1930। अरे यार, सर पास हुआ ये। वेरी गुड। आपका नाम क्या है? नैन्सी। नैन्सी, वेरी गुड बेटा। ऐसे जवाब दो ना जैसे नैन्सी ने बताया कि सर हमारी आजादी से पहले ये एक्ट पास हो गया, ये एक्ट बन गया था। अब मुझे बताओ, अगर आजादी से पहले, तरुण आपसे क्वेश्चन है बेटा, अगर आजादी से पहले ये एक्ट बन गया था, लेजिस्लेचर ने बना दिया था, तो हम तो कहते हैं कि हमारे लेजिस्लेचर कौन है? दो लोग हैं, एक हम कहते हैं पार्लियामेंट है, दूसरा कहते हैं हम स्टेट असेंबली है। तो क्या ये एक्ट पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली में बना होगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये तो आजादी से पहले बना है, और आजादी से पहले तो पार्लियामेंट बनी ही नहीं थी। हाँ, लेजिस्लेचर्स तो होते थे ना। लेजिस्लेचर्स का तो मतलब ही क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी तो होती थी। लॉ मेकिंग बॉडी, तो लॉ मेकिंग बॉडी का मतलब क्या है? जो लॉ बनाएगी। तो उस टाइम पे जो लॉ है वो किसने बनाया? ब्रिटिश ने। उस टाइम पे जो लॉ है वो किसने बनाया? बोलो बेटा। ब्रिटिश ने। हाँ, ब्रिटिश ने उस टाइम पे क्या किया? लॉ बनाया। तो जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, उन लोगों ने क्या किया? उस टाइम पे लॉ बनाया। तो ये इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो लॉ है वो किसने बनाया था? ब्रिटिश रूल ने बनाया था। मतलब कि जब ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग जब राज करते थे, तो उन लोगों ने ये क्या किया था? लॉ बनाया था। चलो आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। तो मैं दो टर्म्स के ऊपर मैंने फोकस किया। मैंने कहा एक तो एक्ट, और दूसरी तरफ मैंने क्या बोला? 1930। तो एक्ट का मतलब क्या है कि सर लेजिस्लेचर्स क्या करते हैं? एक्ट बनाते हैं। सर ये जो एक्ट था, ये एक्ट जो है सर वो ब्रिटिश ने बनाया था। ये एक्ट किसने बनाया था? ब्रिटिश ने। अंग्रेजों ने बनाया था, क्योंकि सर ये एक्ट 1947 से पहले का है, बिफोर 1947 है। इतनी बात समझ में आ गई? बेटा रिस्पॉन्ड तो करो आप, तरुण। यस सर। हाँ, अब 1930 जो ईयर लिखा है, इस ईयर का मतलब क्या है? कि सर ये लॉ इस ईयर में क्या हो गया था? इनफोर्स। इनफोर्स का मतलब होता है लागू होना। इनफोर्स का मतलब होता है लागू होना। तो 1 जुलाई 1930 से ये लॉ लागू हो गया था। और कहां पे एप्लीकेबल था? होल ऑफ इंडिया ये एप्लीकेबल था। पर बोला गया था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर में ये लॉ नहीं लगा। एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो 1 जुलाई 1930 को ये होल ऑफ इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में क्या था? एप्लीकेबल था। पर ये काम भी कब हुआ होगा? जब ये लिखा गया कि वो होल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल हुआ होगा। मतलब कि इस एक्ट के अंदर 1930 के बाद अमेंडमेंट की गई। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? चेंजेस करना। तो इस लॉ में जो अंग्रेजों ने लॉ बनाया था, तो उस टाइम का जो हिंदुस्तान था 1947 से पहले, अगर मैं बात करूं 1947 से पहले, तो ये लॉ पूरे हिंदुस्तान में, मतलब पाकिस्तान में भी एप्लीकेबल हो रहा था, बांग्लादेश में भी एप्लीकेबल हो रहा था। ठीक है ना? क्योंकि ये सब हमारा पार्ट था। बट जब हमारा देश आजाद हो गया, तो इस लॉ को क्या किया गया? अमेंड किया गया। इस लॉ के अंदर चेंजेस किए गए। वो चेंजेस कब किए गए? 1950 के बाद। क्यों? क्योंकि 1950 में हमारा संविधान बना। तो उस टाइम पे बोला गया कि अब ये लॉ होल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल होगा, जम्मू और कश्मीर के अंदर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। इतना समझ में आ गया? यस सर। अब बेटा क्या हुआ? अभी आपने सुना होगा कि हमारा एक आर्टिकल है 370।
जो हमारा भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर एक आर्टिकल है स्टूडेंट्स 370। तो आर्टिकल 370 कहता है कि अगर आपको जेएंडके में कोई भी लॉ एप्लीकेबल कराना है, जेएंडके के अंदर कोई भी लॉ अगर आपको एप्लीकेबल कराना है, तो उसके लिए वहां की जो स्टेट असेंबली है उसकी हमें परमिशन लेनी होती है। जब तक वहां की स्टेट असेंबली हमें परमिशन नहीं देगी, हम जेएंडके के अंदर वो लॉ एप्लीकेबल नहीं कर सकते। तो अभी आपने देखा होगा मोदी जी ने क्या किया, मतलब कि जो हमारी सरकार अभी चल रही है सत्ता के अंदर, सरकार ने क्या किया, जेएंडके वाली कहानी, मतलब कि आर्टिकल 370 ही हटा दिया। अब अगर आर्टिकल 370 हट गया तो आज की डेट में, आज की डेट में मतलब 2020 में सोगा, प्यार से मैं इसे सोगा बोलता हूं, सोगा का मतलब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का जो एरिया है, एरिया मतलब कहां तक ये एप्लीकेबल है, तो आज की डेट में कहां तक एप्लीकेबल है, आज की डेट में ये होल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो आज की डेट में अगर एग्जाम में क्वेश्चन है आपके पास, एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि ये बताओ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कहां पे एप्लीकेबल है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कहां पे एप्लीकेबल है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मैं आपको एग्जामिनेशन क्वेश्चन बताता हूं, आप मुझे बताना आपको आंसर आया या नहीं आया। एक मिनट, देखो जी ध्यान से। तो मेरा यहाँ पे क्या था कि एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे आएगा, लिखो क्वेश्चन नंबर 1, सोगा, सोगा 1930, सोगा का मतलब क्या है तरुण, इज एप्लीकेबल। चलो नैन्सी आप बताओ, तरुण का सर थोड़ा, ये वो है सेल ऑफ गुड एक्ट। हाँ हाँ हाँ, तो बेटा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल है, क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो यहाँ पे लिखा गया है होल ऑफ इंडिया, उसके बाद लिखा गया है होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद लिखा गया है होल ऑफ इंडिया, और लिखा गया है इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है जी, ये इंक्लूडिंग लिखा है, और लास्ट में लिखा है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तरुण बताओ क्या आंसर है इसका। सर होल ऑफ इंडिया। वेरी गुड वेरी गुड, तो आज की डेट में आंसर है होल ऑफ इंडिया। जो बच्चे बी टिक करके आएंगे उनको 0 नंबर मिलेंगे, अंडा मिलेगा उनको, घर पे अंडा बनाओ खाओ फिर। तो सही आंसर हमारा ए है बेटा। अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है सोगा 1930 came into force, came into force on, हाँ जी, ऑप्शन ए 15 मार्च 1930, ऑप्शन बी 1 जुलाई 1930, ऑप्शन 30 जुलाई 1930, ऑप्शन डी 30 जून
1930। बताओ नैन्सी, आप बताओ क्या आंसर है इसका? जुलाई, 1 जुलाई। वेरी गुड, 1 जुलाई को आया था बेटा, 1 जुलाई को आया था 1930। और अब 1 जुलाई आप लोग डेट मत भूलना, 1 जुलाई को सीए डे होता है। 1 जुलाई को क्या होता है बेटा? सीए का डे होता है, चार्टेड अकाउंटेंसी डे है, जैसे हमारी आज़ादी का दिन है, ठीक है? तो उसी तरीके से आज़ादी की डेट क्या है हमारी? 1947। अरे 26 जनवरी नहीं है भाई? हाँ हाँ। हाँ हाँ कर रहे हो यार, फिर 15 अगस्त है भाई आज़ादी की डेट, इंडिपेंडेंस डे। भाई जो 26 जनवरी है वो रिपब्लिक डे है। यस सर। अब आपका होमवर्क है, रिपब्लिक डे में और इंडिपेंडेंस डे में क्या डिफरेंस होता है मुझे बताना, आप दोनों में क्या डिफरेंस है। चलो जी आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास सोगा 1930। प्लीज स्टॉप राइटिंग, स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल ध्यान से देखें। हमने यहाँ पे एक्ट समझ लिया, एक्ट क्या होता है, 1930 भी हमें पता लग गया। एक्ट जो बना, लेजिस्लेचर ने एक्ट बनाया, और 1930 का मतलब था इनफोर्स, जब से ये इनफोर्स हो गया। अगला वर्ड आता है स्टूडेंट हमारे पास सेल्स, कि सेल का मतलब क्या है और गुड्स का मतलब क्या है। तो पहले मैं सेल का मतलब बताना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपको गुड्स बताऊंगा। तो सेल का क्या मतलब है यहाँ पे, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे सेल का मतलब समझते हैं, सेल का मतलब क्या है। मुझे बताओ, ये तो आप सारे ही बच्चे समझते हो कि सेल क्या होती है। हाँ जी, किसी भी चीज को बेचना, किसको बेचना, किस चीज को हम बेच रहे हैं यहाँ पे, गुड्स को। मुझे बताओ, अगर मैं सेल गुड्स कर रहा हूं तो क्या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल होगा या नहीं? आंसर इज यस, आंसर इज नो। तरुण? यस सर। वेरी गुड। तो अगर मैं क्या बेच रहा हूं, गुड्स, अभी बताऊंगा गुड्स का मीनिंग क्या है। मैं मान के चल रहा हूं अभी जो गुड्स आप जानते हो उसके अकॉर्डिंग, अगर मैं गुड्स बेच रहा हूं तो उस केस के अंदर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। बिल्कुल सही जवाब। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं सर्विस रेंडर कर रहा हूं, अगर मैं क्या कर रहा हूं, सर्विसेज, आप यहां पे लिख सकते हो, अगर मैं सर्विसेज क्या कर रहा हूं, रेंडर्ड कर रहा हूं, तो अगर मैं सर्विसेज दे रहा हूं किसी को, तो क्या वहां पे सोगा एप्लीकेबल होगा? आंसर इज यस, आंसर इज नो। तरुण बताओ। जैसे मैं आपको यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ, तो आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ तो क्या उस केस के अंदर सोगा का जो कानून है, लॉ है, ये एप्लीकेबल होगा, यस या नो? नो सर। नहीं होगा। क्यों नो, क्यों? सर क्योंकि उसमें तो गुड्स को देर बेच रहा था। वेरी गुड बेटा, देखो इंटेलिजेंट हो आप। इसके अंदर क्या है, सोगा, सोगा बोल लू ना, सोगा का मतलब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, बार बार नहीं बोल सकता ना। तो सोगा में क्या है बेटा, गुड्स को बेचने के ऊपर ये लॉ लगता है। अगर मैं गुड्स बेचूंगा तो ये लॉ लगेगा, अगर मैं सर्विस दूंगा तो फिर ये लॉ नहीं लगने वाला, और कोई लॉ लगेगा। इसके अलावा क्या होगा, और कोई लॉ लगेगा। अब वो हमें देखना पड़ेगा कि हम लोग किस लॉ की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई भी कंपनी है, आपने मोबाइल परचेज किया, अब मोबाइल आपने परचेज किया, उसके अंदर डिफेक्ट आ गया और वो कंपनी उसकी सर्विस करने से मना कर देती है, इसका मतलब कि वो कंपनी आपको सर्विसेज देने से मना कर देती है। तो उस केस में आप अपना दुख, मतलब कि आप अपने आंसू कहाँ लेके जाओगे? तो आप कंज्यूमर कोर्ट में लेके जा सकते हो। आपने सुना होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है। यस सर। हाँ, तो वो मुझे बेटा देखना होगा कि कौन सा लॉ है जिसके अंदर मैं अपने आंसू लेके जा सकता हूँ, कौन सी अथॉरिटी है, कौन सा कानून वहां पे बना हुआ है, मुझे वो चीजें देखनी होगी। बात समझ में आ रही है?
यस सर। हाँ, अब एक नॉलेज की बात बताता हूँ, एक लेवल और ऊपर। नैन्सी, बताऊं या नहीं बताऊं? तो बताओ। हाँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनना। क्वेश्चन आपसे है, आंसर मैं बताऊंगा। क्वेश्चन ये है कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आंसर इज यस और नो। यस, मार्केट के अंदर बहुत कंपटीशन है। किसी भी सेक्टर के अंदर आप चेक कर सकते हो, मार्केट में बहुत कंपटीशन है। अगर कोई दुकान वाला आपके साथ, ध्यान से सुनना, अगर कोई दुकान वाला क्या कर रहा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, जैसे अभी आपने देखा N95 जो मास्क बेचा गया वो बहुत महंगा, कई लोगों ने बहुत महंगा बेचा। तो भाई अब N95 को इतना महंगा बेच रहे हो, तो उस केस के अंदर आप कौन से लॉ के अंदर अपनी रेमेडी ले, मतलब कि आप अपने आंसू कहां लेके जाओगे? जैसे रेलवे सेक्टर है, मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट कर देता हूं। रेलवे सेक्टर है, अब रेलवे सेक्टर के अंदर अगर आपसे गलत पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, मतलब कि आपसे ज्यादा फेयर चार्ज किया जा रहा है, ज्यादा आपसे भाड़ा लिया जा रहा है, जो टिकट रेलवे में 2000 की होनी चाहिए आप लोगों से 4000 रुपए लिए जा रहे हैं, मान लो किसी वजह से आपसे 4000 रुपए लिए जा रहे हैं, तो उस केस में आप अपने आंसू कहां लेके जाएंगे? उसके लिए बेटा लॉ बना हुआ है, उसके लिए लॉ बना हुआ है कंपटीशन एक्ट, लिख लो। उसके लिए कौन सा लॉ बना हुआ है? कंपटीशन एक्ट। अगर कहीं पे भी कंपटीशन गलत किया जा रहा है, मतलब मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैं कह रहा हूं भाई मैं 1 लाख रुपए लूंगा लॉ पढ़ाने के, आप सारे बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हो क्योंकि आप कह रहे हो सर आप बहुत अच्छी नॉलेज दे रहे हो, और ये नॉलेज लेने के बाद हमें लगता है कि हम बहुत बढ़िया चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, हम एक अच्छी प्रोफेशनल सर्विस अपने क्लाइंट को दे देंगे। पर सर जो आप फीस चार्ज कर रहे हो ना, 1 लाख रुपए जो आप फीस चार्ज कर, बेटा फेक एग्जांपल है, जो आप फीस 1 लाख रुपए चार्ज कर रहे हो वो बहुत ज्यादा है सर। तो आप मेरे अगेंस्ट भी केस कर सकते हैं कंपटीशन एक्ट के अंदर कि भाई ये बंदा सर्विस तो देता है, बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है, पर ये अपनी सर्विस का गलत अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहा है, गलत एडवांटेज ले रहा है, लोगों से गलत पैसे चार्ज कर रहा है। जैसे हो सकता है कि आपके घर के आसपास कोई डॉक्टर हो और वो डॉक्टर बहुत फेमस हो जाए, तो सारे डॉक्टर ने क्या किया है कि भैया अगर आपको चेकअप कराना है तो 500 रुपए की पर्ची कटती है, और वो डॉक्टर कहे जी मैं 500 रुपए की नहीं, मैं 5000 रुपए की पर्ची काटा करूंगा। अब इंडिया में लोग केस नहीं करते, आप लोग केस कर सकते हो। अगर कोई भी किसी भी चीज की फीस जितनी उसकी कॉस्ट लग रही है वो उससे कुछ ज्यादा नहीं, वो डबल की डबल ले रहा है, तो भाई साहब उस केस के अंदर हम लोग केस कर सकते हैं, और लोगों को नॉलेज ही नहीं है। तो एक बहुत बढ़िया कानून बना हुआ है कंपटीशन एक्ट, क्या नाम है? कंपटीशन एक्ट। उस लॉ के अंदर जहां पे भी आपको लगे कोई भी आपसे गलत पैसे चार्ज कर रहा है, गलत का मतलब ज्यादा चार्ज कर रहा है, भाई आपके बगल में चीनी बेचने वाला मान लो 50 रुपए की चीनी बेच रहा है, दूसरा आदमी कह रहा है जी मैं तो 500 रुपए की चीनी बेचूंगा, भाई तू नहीं बेच सकता, अभी तेरी दुकान बंद करवा देते। तो कानून का ना, अब मैं कल की बात करूं, इनकम टैक्स का हमारे ऑफिस में एक केस आया था, किसी ने लैंड बेची थी 50 लाख की, इनकम टैक्स ने 26 लाख रुपए उसको पेनल्टी बोल दी कि भैया तुम्हें 26 लाख रुपए टैक्स पे करना है। 4 साल पुराना केस था ये, 4 साल पुराना केस। अब हमने इनकम टैक्स के ऊपर केस कर दिया, क्यों? क्योंकि भैया जब उसने एग्रीकल्चर लैंड बेची है, जिस लैंड में खेती होती है उस लैंड में टैक्स नहीं लगता बच्चों, उसके अंदर टैक्स माफ होता है। और अगर गलती से इनकम टैक्स ने उसके साथ गलत कर दिया, उसके साथ वो कहानी है एक अलग, वो बाद में बताऊंगा आपको, उसके साथ कुछ गलत किया गया 4 साल इनकम टैक्स ने गलत किया, हम लोग उसका कंपनसेशन इनकम टैक्स के अगेंस्ट केस फाइल कर रहे हैं। तो इसलिए आपको लॉ की क्या है, नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज होगी तो आप लॉ का क्या करोगे, यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप यूज नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो बेटा यहाँ पे जो सोगा है वो गुड्स के ऊपर लगेगा, सर्विसेज के ऊपर नहीं लगेगा। और हमेशा क्या होता है, बच्चे का ये क्वेश्चन होता है कि सर आपने कहा कि सोगा जो है वो गुड्स के ऊपर लगता है, सर्विस के ऊपर नहीं लगता, तो सर ये बताओ सर्विस के लिए कौन सा लॉ है? तो भैया बहुत सारे लॉ है ना सर्विस के अंदर, तो मैं कौन सा लॉ बता दूं? अगर आपको लग रहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लगाना है, वहां रेमेडी मिल जाएगी, आप वो लॉ लगा लो। आपको लग रहा है कि भैया कंपटीशन एक्ट लगाना है, आप कंपटीशन एक्ट लगा लो। ऐसे तो बहुत सारे लॉ बने हुए हैं,
आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, मैं इतने सारे लॉ के नाम ले लूंगा, आपको पता ही नहीं लगेगा फिर। तो बात समझ में आ रही है? हमें ये देखना पड़ेगा हम रेमेडी कहां पे लेंगे, उस लॉ की हमें बेस्ट रेमेडी कहां पे मिलेगी, जहां पे लॉ की आपको बेस्ट रेमेडी मिले उस लॉ के अंदर आपको जाना चाहिए। भाई आप भी तो हमेशा ये चाहोगे मेरे मार्क्स अच्छे आए, मैं टॉप करूं, तो उसी तरीके से जहां आपको बेस्ट रेमेडी मिलती है हमेशा वही दरवाजा नॉक करना चाहिए, वही डोर नॉक करना चाहिए, उसी लॉ के अंदर हमें रेमेडी मांगनी चाहिए। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे आ जाओ आप। सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो हमें ये पता लग गया है कि भाई एक्ट क्या है, 1930 क्या है। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे सेल के लिए। अब सेल्स में हमने ये सीखा कि सर ये जो लॉ है सोगा, ये गुड्स पे लगेगा, सर्विसेज के अंदर, सर्विसेज के अंदर सर सोगा अप्लाई नहीं होगा, सर्विसेज पे ये अप्लाई नहीं होना। इतनी बात हम सबको समझ में आ चुकी है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, अब हम ये मतलब जानने जा रहे हैं कि भैया सेल वर्ड का क्या मतलब है। ये सेल जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका क्या मीनिंग है ये हम समझने जा रहे हैं। सेल वर्ड क्या है, ठीक है। तो एक फ्रेश पेज ले लेते हैं और वहां पे लिखते हैं सेल वर्ड का क्या मतलब है। लिखो जी सेल्स। सेल्स मीन्स a person, sales means a person who sells or agree to sell goods, full stop, अंडर सेक्शन, इसका सेक्शन है बेटा सेक्शन 2, सेक्शन 2 क्लॉज 13। तो जो सेल की डेफिनेशन है, सेल की डेफिनेशन कहां पे लिखी है, सेक्शन 2 क्लॉज 13 के अंदर। इतनी डेफिनेशन लिख ली सबने? यस सर। चलो अब समझते हैं इसको। अब बिल्कुल स्टॉप राइटिंग, ठीक है, पेन डाउन कर लो। अब चीज को बिल्कुल समझते हैं तरीके से। तो कहता है सेल का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। अब मैं इसका चार्ट बनाने जा रहा हूं, अब मैं इसका चार्ट बनाने जा रहा हूं, पर अभी आपको बनाना नहीं है। तो वो हमें यहाँ पे सेल का मतलब बता रहा है कि सेल का मतलब क्या है। भाई सेल का मतलब यहाँ पे पहली बात, सेल वर्ड यहाँ पे यूज नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे सेलर वर्ड यूज करेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे? सेलर। तो जो मैंने यहाँ पे आपको सेल लिखवाया, जानबूझ के मैंने ये सेल लिखवाया, इसको काट के, काटोगे तो आपको हमेशा ध्यान रहेगा सेल वर्ड है ही नहीं पूरे सोगा के अंदर। सेल, बच्चे हमेशा यही बोलते हैं सर सेल का मीनिंग मुझे पता है। अबे गधे, जब सेल का मीनिंग सोगा में बता ही रखा, तुझे क्या पता है? सेल वर्ड है ही नहीं, सेलर वर्ड है। सेल वर्ड को ही क्या बोला गया है? सेलर बोला गया। तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है सेलर वर्ड है, सेल वर्ड है ही नहीं। अब आ जाओ यहाँ पे, तो जो सेल है वो क्या चीज है? सेलर। अब सेलर कौन होता है? तो भाई सेलर यहाँ पे क्या है? एक पर्सन है। सेलर क्या है? यहाँ पे एक पर्सन है। भाई समझ में आ गया कि कोई आदमी है जो सामान क्या करेगा? बेचेगा। ठीक है जी, किसको बेचेगा? गुड्स को बेचेगा। ये भी हमें समझ में आ गया कि वो गुड्स को क्या करने वाला है? सेल करने वाला है। यहां तक हमें समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, अब थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है यहाँ पे। तो कहता है सेलर मीन्स नॉट ओनली अ पर्सन। केवल सेलर का मतलब ये नहीं है नॉट ओनली अ पर्सन हु सेल द गुड्स। जो पर्सन क्या कर रहा है? गुड्स को बेच रहा है, वही सेलर नहीं माना जाएगा। आप केवल उसी पर्सन को सेलर नहीं मानेंगे जो गुड्स बेच रहा है। मतलब एक आदमी क्या कर रहा है? मोबाइल की दुकान में मोबाइल बेच रहा है,
तो आपने कहा कि हाँ सर वो बंदा क्या है, सेलर है। बिल्कुल सही बात है, पर डेफिनेशन यहां तक लिमिटेड नहीं है, इसके आगे भी डेफिनेशन को एक्सटेंड किया गया है। तो जो लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, वो तो सारे बच्चों क्या है, सेलर हैं। जितने भी लोग गुड्स को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, वो सारे लोग सेलर हैं। बट उसके अलावा जिस पर्सन ने क्या कर दिया, एग्री कर दिया, जो पर्सन क्या कर देगा, एग्री कर देगा, एग्रीज टू सेल, कि भाई मैं क्या करूंगा, गुड्स बेचूंगा, मैं क्या करूंगा, गुड्स बेचूंगा। तो अगर कोई पर्सन क्या कर दे, एग्री कर दे, अगर कोई भी पर्सन एग्री हो जाए कि मैं आपको गुड्स बेचूंगा, तो उसे भी क्या बोलेंगे, उसे भी, उस पर्सन को भी क्या बोला जाएगा, सेलर बोला जाएगा। इसका मतलब कि सेलर दो लोगों को बोलते हैं। आज के बाद कोई आपसे पूछे कि सेलर कौन होता है, तो बताना दो लोगों को क्या बोलते हैं, सेलर बोलते हैं। एक वो आदमी है जो गुड्स बेच रहा है, एक वो आदमी है जो गुड्स क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो एक वो आदमी है जो गुड्स क्या कर रहा है, बेच रहा है। दूसरा उसको बोलना, दूसरा आदमी भाई वो है जिसने क्या किया है, एग्री किया है, जिसने क्या किया है, एग्री किया है कि मैं ये गुड्स आपको बेचूंगा। कई बार होता ही नहीं होता कि आप किसी मोबाइल की दुकान में चले गए और आपने कहा कि मुझे ये वाला नया मोबाइल जो 15 तारीख को लॉन्च होने वाला है, चलो आज 16 तारीख है, जो 20 तारीख को मोबाइल लॉन्च होने वाला है, किसी का भी, ठीक है ना, वो मुझे आपसे खरीदना है। तो बेचने वाले ने एग्री किया, हाँ मैं वो मोबाइल जो लॉन्च होने वाला है वो आपको बेचूंगा। तो इसके अंदर उस बंदे को भी क्या माना जाएगा, सेलर माना जाएगा। इतना समझ में आया या नहीं आया? तरुण समझ में आ गया? एक बार एग्री टू सेल वाला समझाना सर दोबारा से। बेटा एग्री टू सेल का मतलब है, आप एक मोबाइल की दुकान में चले गए, आपने जो मोबाइल उसको बताया शॉपकीपर को, वो मोबाइल अभी 4 दिन के बाद, अभी 20 जुलाई को लॉन्च होगा, अभी 4 दिन के बाद 20 जुलाई को वो लॉन्च होगा। वो शॉपकीपर कहता है, हाँ भाई साहब मैं आपको ये मोबाइल 4 दिन के बाद बेच दूंगा क्योंकि इसका स्टॉक मेरे पास आ जाएगा। उसने आपसे एग्री कर लिया कि हाँ भाई मैं इसे बेचूंगा 4 दिन के बाद क्योंकि मेरे पास स्टॉक आ जाएगा। तो क्या इसे, उस आदमी को भी सेलर माना जाएगा? जबकि अभी तक रियलिटी में वो चीज आपको डिलीवर नहीं की गई है, वो फ्यूचर में आपको डिलीवर होगी। अभी तो डिलीवर नहीं की ना, फ्यूचर में आपको डिलीवर करेगा, तो उस आदमी को भी सेलर माना जाएगा। इसका मतलब जो गुड्स प्रेजेंट में डिलीवर किए जाते हैं वो बंदा भी सेलर होता है, जो गुड्स फ्यूचर में डिलीवर होंगे वो बंदा भी क्या है, सेलर है। समझ में आ रही बात? यस सर। हाँ बिल्कुल ईमानदारी से बताओ, समझ में आ गया तो मैं आगे चलूं। यस सर, आ गया। ये चार्ट तो नहीं बनाना, अगर बनाना है फटाफट बना लो, किसी भी स्टूडेंट को बनाना है फटाफट बना लो, मैं आगे चलता हूं। कोई भी आपसे पूछे सेलर कौन होता है, बोलना भैया दो चीजें, दो लोगों को हम सेलर बोलते हैं। एक जो गुड्स बेच रहा है, मतलब एक्चुअल डिलीवरी कर रहा है, आप लिख सकते हो, पहला आदमी क्या कर रहा है, एक्चुअल डिलीवरी कर रहा है गुड्स की। दूसरा आदमी डिलीवरी नहीं कर रहा, अभी तक उसने गुड्स डिलीवर नहीं किए, फ्यूचर में डिलीवरी करेगा, एग्री कर दिया उसने, फ्यूचर में बेचूंगा भाई माल। तो इन दोनों आदमी को आप क्या मानोगे, सेलर। तो कोई आपसे पूछे सेलर कौन होता है, उसको बोलना भाई दो लोग हैं जो सेलर होते हैं, एक जो एक्चुअल में माल बेच रहा है, एक जो फ्यूचर में माल बेचेगा, एग्री कर दिया उसने मैं बेचूंगा। तो आज के बाद कोई पूछे सीधे बोल देना बस, सेलर दो लोग होते हैं भाई, एक जो प्रेजेंट में माल डिलीवर कर रहा है, एक जो फ्यूचर में करेगा, और एग्री किया हुआ है उसने। चले आगे। यस सर। चलो बेटा आगे देखो, इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा ये। अब आ जाते हैं बायर कौन होता है। बायर, क्योंकि देखो अगर आप सेल कर रहे हो तो सामने वाला आदमी उस चीज को क्या कर रहा है, बाय कर रहा है, खरीद रहा है। तो लिखो बायर मीन्स अ पर्सन, बायर मीन्स अ पर्सन who buys or agree to buy
गुड्स, इसका भी सेक्शन है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 1, अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 1। इसको पढ़ते कैसे हैं? सेक्शन 2 क्लॉज 1। अब आप लोग कहोगे, जिन लोगों को मैंने सेक्शन पढ़ना सिखाया था वो लोग कहेंगे सर आपने तो बोला था सेक्शन के बाद सब सेक्शन आता है, आप तो यहाँ पे क्लॉज बोल रहे हो। अभी बताता हूं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, कोई बच्चा बता सकता है आप में से कोई कि मैं ऐसे क्यों पढ़ रहा हूं? मैं लॉ को सेक्शन 2 क्लॉज में क्यों पढ़ रहा हूं? कोई बच्चा बता सकता है? नैन्सी बताओ। हाँ बेटा ध्यान से देखो, अब जब भी हम कोई सेक्शन पढ़ते हैं तो सेक्शन के बाद हमेशा सब सेक्शन पढ़ा जाता है, सेक्शन के बाद हमेशा सब सेक्शन पढ़ा जाता है। बट यहाँ पे आपने देखा मैंने सेक्शन के बाद सब सेक्शन नहीं, मैंने क्लॉज बोला। सेक्शन के बाद मैंने क्या बोला? क्लॉज। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात। पूरे लॉ के अंदर कोई सा भी आप लॉ पढ़ लो, कोई सा भी लॉ पढ़ लो, जब भी आप क्या पढ़ोगे? डेफिनेशन। जब भी आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो हमेशा डेफिनेशन किस में पढ़ी जाएगी? क्लॉज में। जब भी आप हमेशा क्या पढ़ोगे? डेफिनेशन पढ़ोगे तो डेफिनेशंस हमेशा सेक्शन के बाद किस में पढ़ा जाएगा? क्लॉज के अंदर। अब क्यों पढ़ा जाएगा? क्योंकि जो लॉ के अंदर बेटा डेफिनेशन लिखी होती है वो पूरे एक्ट के ऊपर एप्लीकेबल होती है। तो आप लिख सकते हो डेफिनेशन आर एप्लीकेबल, डेफिनेशन आर एप्लीकेबल टू द होल लॉ, डेफिनेशन आर एप्लीकेबल टू द होल लॉ। तो जो पूरा का पूरा लॉ लिखा गया है डेफिनेशन उस पूरे लॉ के लिए क्या होगी? एप्लीकेबल होगी। इसलिए हम सेक्शन के बाद सब सेक्शन नहीं पढ़ते। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि सेक्शन के बाद क्लॉज कहाँ पढ़ा जाता है तो उसको बोलना जहां पे भी डेफिनेशन लिखी होती है जो पूरे एक्ट के लिए एप्लीकेबल होंगी, जहां पे भी डेफिनेशन लिखी होती है जो पूरे एक्ट के लिए एप्लीकेबल होंगी, वहां पे सेक्शन के बाद हम क्या पढ़ेंगे? सब सेक्शन। और एक और खास बात आपको बता दूं, जितनी भी डेफिनेशन है बेटा वो सेक्शन 2 में लिखी गई है। ज्यादातर ऑलमोस्ट जितने भी लॉ बने हुए हैं सारे लॉ के अंदर जो डेफिनेशंस लिखी गई हैं वो सेक्शन 2 के अंदर लिखी गई है। तो हमेशा ये ध्यान रखें, अगर कोई भी डेफिनेशन एक्सप्लेन की जा रही है तो सेक्शन के बाद आप क्या बोलोगे? क्लॉज। और वो डेफिनेशन होल ऑफ लॉ पूरे एक्ट में क्या होगी? एप्लीकेबल हो जाएगी। नैन्सी समझ में आया या नहीं? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे चलते हैं। आगे हम लोग बायर की डेफिनेशन समझ रहे थे कि बायर की जो डेफिनेशन है उसका मतलब क्या है। तो बायर सेलर का उल्टा कर दो ना, सेलर का ही उल्टा क्या है? बायर है। तो बायर भी कितने लोग होंगे? दो पर्सन को आप बायर बोल सकते हो, एक वो पर्सन जो क्या होगा? गुड्स खरीद रहा है। भाई अगर मेरी सेल है तो तुम्हारी क्या है? परचेज है, सीधी सी बात है। तो अगर मैं सेलर हूं तो तुम क्या हो? बायर हो। तो जो गुड्स की डिलीवरी दे रहा है वो बायर है, या जिसने एग्री किया मैं गुड्स खरीदूंगा तो उसको भी क्या माना जाएगा? बायर माना जाएगा। तो आज के बाद कोई आपसे पूछे कि बायर किसको बोलते हैं तो बोलना भाई दो लोगों को हम बायर बोलते हैं, एक जो एक्चुअल डिलीवरी लेता है गुड्स की वो बायर होता है, दूसरा जिसने एग्री किया होता है कि मैं गुड्स की डिलीवरी लूंगा वो बायर होता है। समझ में आया या नहीं आया? यस सर आ गया। हाँ, अब बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत खतरनाक बात बोलने जा रहा हूं, बहुत ज्यादा खतरनाक। तरुण बेटा हमने ये भी समझ लिया कि सेलर कौन होता है और हमने ये समझ लिया कि बायर कौन होता है। और सेलर हो या बायर हो,
तो हमने कहा कि हम 2 पर्सन को क्या मानते हैं, सेलर मानते हैं, 2 पर्सन को हम क्या मानते हैं, बायर मानते हैं, 1 और 2। यही बात हमने सीखी। मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो सेलर है और जो ये बायर है, हम लोग यहाँ पे कॉमन चीज लेके चल रहे हैं कि डीलिंग किस में हो रही है, गुड्स के अंदर डीलिंग हो रही है। ठीक है जी, गुड्स के अंदर, ये ध्यान रखना है आपको। सर्विस तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, सर्विस लिख सकते हो आप, और लिख के सर्विस को आप काट सकते हो कि यहाँ पे सर्विस नहीं है। अब बात ये आती है बेटा, ये पर्सन कौन होगा? ये नेचुरल पर्सन होगा, नेचुरल पर्सन होगा या आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है? आर्टिफिशियल पर्सन, हाँ जी, नेचुरल आर्टिफिशियल दोनों हो सकता है, यस और नो, या ओनली नेचुरल चलेगा, आर्टिफिशियल नहीं होने वाला? सर दोनों। वेरी गुड, ये दोनों हो सकता है भाई, लिख लो बोथ, ये दोनों हो सकता है भाई, बोथ। चलो जी आगे देखो ध्यान से अब। तो सोगा 1930, हमने इसका मतलब भी समझ लिया, एक्ट क्या है, 1930 क्या है, सेल क्या है, और सेल वर्ड है ही नहीं, सेलर है। अब हम समझने जा रहे हैं गुड्स का मतलब क्या है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा हाई लेवल का कंसंट्रेशन चाहिए इसको समझने के लिए। गुड्स को समझने के लिए बहुत हाई लेवल कंसंट्रेशन चाहिए। ठीक है ना? तो पहले एक बार गुड्स का चार्ट में आपको दिखा देता हूं, और फिर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है जी, चलो गुड्स का चार्ट बनाते हैं, क्या बोलता है। तो सबसे पहले आप लिखोगे गुड्स, इसका जो सेक्शन है, सेक्शन 2 क्लॉज 7। तो सेक्शन 2 क्लॉज 7 के अंदर गुड्स को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया। अब यहां पे दो चीजें बोली, यहां पे क्या है, दो चीजें बोली गई गुड्स के रिगार्डिंग। तो दो चीजें क्या बोली गई हैं, एक में लिखा है गुड्स मीन्स, क्या लिखा है, गुड्स मीन्स। दूसरा बोला है गुड्स इंक्लूड, गुड्स इंक्लूड्स। तो गुड्स का मतलब क्या है, देखो ध्यान से। वो कहता है गुड्स मीन्स क्या है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एमपी का मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी। तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो भी क्या होगी, मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, उसको क्या बोला जाएगा, गुड्स बोला जाएगा। ठीक है जी, जो भी क्या होगी, मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, उसको क्या बोला जाएगा, गुड्स बोला जाएगा। इंक्लूड्स के अंदर 3 चीजें आएंगी, इंक्लूड्स के अंदर टोटल 3 चीजें आएंगी। पहली बताता हूं क्या आएगी, दूसरी और तीसरी। मैं आपको बुक के अंदर दिखा रहा हूं, जो हमारे पास बुक है यहाँ पे सीए की। आपके सामने स्टडी मटेरियल आ गया होगा, नैन्सी आ गया? सर यस सर। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये बता रहा है आपको, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो गुड्स मीन्स क्या लिखा हुआ है, मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स मीन्स क्या लिखा हुआ है, मूवेबल प्रॉपर्टी। तो गुड्स का मतलब क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी। और इंक्लूड में क्या लिखा हुआ है, स्टॉक एंड शेयर्स।
तो गुड्स के अंदर स्टॉक भी आता है, शेयर्स भी आते हैं। गुड्स के अंदर ग्रोइंग क्रॉप्स भी आती है, गुड्स के अंदर ग्रास भी आती है, गुड्स के अंदर क्या आती है, ग्रास भी आती है। और गुड्स के अंदर कोई भी थिंग्स जो कि अटैच है लैंड से, जो भी क्या है, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्री टू बी सर्व, मतलब कि जो भी चीज लैंड से अटैच है और आप उसे क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, मतलब कि सर्व कर सकते हो। जैसे टिम्बर, एक लकड़ी का पेड़, तो बताओ क्या बोलोगे उसे, वो गुड्स है या नहीं है? जो एक लैंड के ऊपर पेड़ खड़ा है उसे आप गुड्स बोलोगे या नहीं बोलोगे? यस सर बोलेंगे, क्यों बोलोगे उसे गुड्स? क्योंकि सर उसे आगे चल के हम बेच भी तो सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। तो हम एक तरीके से बोलेंगे वो डिटैचेबल है, और वो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, मूवेबल प्रॉपर्टी। तो हमारे लिए स्टूडेंट्स वो क्या हो गई, मूवेबल प्रॉपर्टी। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनना, दूसरा क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनना। एक तालाब है, तालाब के अंदर मछलियां हैं। अब जो तालाब में फिश है, मछली है, वो मुझे बताओ मूवेबल प्रॉपर्टी है या नहीं है? हाँ जी तरुण, यस सर है। Yes, sir. तो क्या उसे भी हम गुड्स बोलेंगे? यस सर। वेरी गुड, सीधी सिंपल सी बात है यार, जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी होगी ना वो गुड्स होगा, जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी होगी वो गुड्स होगा। एक क्वेश्चन और पूछता हूं फिर आगे बढ़ेंगे। एक पेड़ पे एप्पल लगा हुआ है, एक पेड़ पे एप्पल लगा हुआ है, आपने बताना है वो एप्पल मूवेबल प्रॉपर्टी है या नहीं, यस और नो बताना है बस आप। यस सर। Yes, sir. नैन्सी आप बताओ यस या नो? Yes, sir. यस, वेरी गुड, आप सबको यार समझ में आ गया, टैलेंटेड हो असली में। चलो एक खतरनाक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। आपने तरुण मेट्रो स्टेशन देखा हुआ है? यस सर। आपने बड़े बड़े मॉल्स देखे हुए हैं? यस सर। तो जो ये मेट्रो स्टेशन होते हैं, मॉल्स होते हैं, इनमें लिफ्ट लगी होती है, यस सर। वो लिफ्ट बताओ गुड्स है या नहीं है? यस सर गुड है। नैन्सी Yes, sir. और कोई बच्चा बताना चाहेगा यस के अलावा, किसी बच्चे का नो का आंसर हो, या सारे ही यस बोल रहे हैं? कोई नो वाला? हाँ जी, नो सर नहीं है। गुड्स नहीं है वो, नहीं। मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है वो, बोलो बोलो क्या दिक्कत है? दो बच्चों ने बोला है, आप बोल रहे हो नहीं है, तो आप रीजन दो ना क्यों नहीं है। सर हम उसे सेल थोड़ा ना कर सकते हैं। सेल नहीं कर सकते भाई, वो लग कैसे गई वहां पे, किसी ने बेची तो होगी, हवा में उड़ के आ गई वहां। हाँ भाई नैन्सी क्या बोलते हो अभी भी, गुड्स है या नहीं, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी है या नहीं है? पहली बात तो ये ना, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई तो गुड्स हो जाएगा। बताओ मूवेबल प्रॉपर्टी है या नहीं है? Yes, sir. है। अच्छा है, ये बच्चा तो बोल रहा है नहीं है। Sir, है भी। सर ये बच्चा गलत बोल रहा है। बेटा वो बच्चा सही बोल रहा है, उसको रीजन नहीं पता। मैं आपको बताता हूँ, जो लिफ्ट लगी हुई है, मॉल्स में लगी है या मेट्रो स्टेशंस में लगी है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। क्योंकि बेटा जो वहां पे लिफ्ट लगी हुई है, मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जिसे आप एज इट इज निकाल सको, डिटैच कर सको लैंड से। क्या उतनी बड़ी लिफ्ट को आप डीअसेंबल कर सकते हो क्या? नहीं। आ रही बात समझ में? जैसे सेंट्रलाइज एसी देखा होगा, एक तो एसी आपके घर पे लगा हुआ है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। पर बेटा जो सेंट्रलाइज एसी होता है ना, वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होता। उसी तरीके से जो लिफ्ट मॉल्स के अंदर लगी है,
वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है, उसका रीजन बिल्कुल ध्यान से सुनो। आपके घर का एसी निकाल के दूसरे घर में लगा सकते हैं, या एक कमरे से निकाल के दूसरे कमरे में लगा सकते हैं, पर अगर मुझे बताओ पड़ोसी वाले का घर बहुत बड़ा है और उसने सेंट्रलाइज एसी बनाया हुआ है, तो क्या वो सेंट्रलाइज एसी निकाल के, या मान लो चलो तुम्हारे एक घर में सेंट्रलाइज एसी है और तुम अब उस घर को शिफ्ट कर रहे हो, तो क्या वो सेंट्रलाइज एसी तुम दूसरे घर पे लगा लोगे? नो सर। आपके घर पे जो लिफ्ट है, मान लो आपका 4 मंजिला मकान है, अब 4 मंजिले मकान में जो लिफ्ट लगी है, क्या वो आप अपने चाचा के घर में लगवा दोगे लिफ्ट निकाल के? नहीं। नो सर। कुछ बातें समझ में आ रही हैं? तो बेटा ये ध्यान रखना, जो चीज क्या है इजीली मूवेबल हो जाएगी, निकाल के दूसरी जगह लगा सकते हैं, उसी को मूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। आपके घर में फैन लगा है, फैन मूवेबल है या इमूवेबल? मूवेबल। मूवेबल है, बिल्कुल आराम से निकालो उसे, कोई दिक्कत थोड़ी ना, दूसरी जगह लगा लो। अब आप कहोगे सर फैन को जब हमने निकाला तो सर उसकी पंखुड़ियां भी लगी थी, मतलब कि उसके जो ब्लेटें लगी हुई थी सर, और सर वो ब्लेटें भी हमने खोल के, क्योंकि पूरा डिसमेंटल करते हैं, अगर आपको पता होगा उसको, ऐसे थोड़ी ना लेके जाते हैं। आगे की बात समझ में, तो उतना भाई चलता है, उतना डिसमेंटल चलता है। क्यों चलता है भाई? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर फैन को बेचने का तरीका भी तो यही है। कभी आपने ऐसा देखा कि फैन की मोटर भी लगी है, पंखियां भी लगी है, ऐसे बेच रहा है कोई? ऐसे कौन बेचता है? आ रही बात समझ में? यस सर। हाँ, तो आज के बाद थोड़ा सा ध्यान रखना, मूवेबल प्रॉपर्टी वही है जो मूव हो जाए इजीली एक जगह से दूसरी जगह। तो भाई जो सेंट्रलाइज एसी लगे हैं, जो आपके लिफ्ट लगी है मॉल्स के अंदर, ये जो बड़ी बड़ी लिफ्ट लगी हैं, ये सारी की सारी क्या है? इमूवेबल मानी जाएंगी। यहां तक बताओ, कोई डाउट? नो सर। अब मुझे ये बताओ, इसने बोला गुड्स के अंदर एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी आएगी, इसका मतलब जो चीज मूवेबल प्रॉपर्टी है वो गुड्स है, यस और नो? यस सर। और अगर कोई चीज मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो उसे क्या मानोगे? मेरा ये क्वेश्चन है, अगर कोई चीज मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो उसको क्या मानोगे? भाई मूवेबल होगा तो आप गुड्स बोलोगे, पर अगर वो मूवेबल नहीं है, जैसे आपका घर, जो आपका हाउस है, हाउस प्रॉपर्टी है जो आपकी, वो इमूवेबल है, उसको क्या मानोगे? सर्विसेज। देखो मैं अभी आंसर थोड़ा सा रुक के देता हूं, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, मुझे एक चीज बताओ, क्या आपने देखा है जमीन को लेके बहुत झगड़े होते हैं? यस सर। क्या आपने देखा है घर को लेके भी बहुत झगड़े होते हैं? मतलब कि ये घर मेरा है, ये घर मेरा है, बहुत झगड़े होते हैं घर को लेके भी। एक प्लॉट को लेके झगड़ा हो रहा है, एक घर जो बना हुआ है उसको लेके क्या हो रहा है? झगड़े हो रहे हैं। और कोर्ट परेशान है भाई साहब, इतने सारे केसेस कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, कोर्ट परेशान रहता है। मुझे बताओ, जो ये प्लॉट को लेके या घर को लेके जो झगड़े चल रहे हैं, क्या उसके लिए हम अपने आंसू रेमेडी मांगने के लिए क्या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जाते होंगे? नो सर। नहीं जाते होंगे। क्यों? क्योंकि सर वो मूवेबल प्रॉपर्टी थोड़ी ना है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। यस सर। पहली बात ये क्लियर हो गई। बेटा लॉ को पढ़ने का यही तरीका, धीरे धीरे करके चीजें आएंगी समझ में आपको। अब जो हमारी प्रॉपर्टी है सर, वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो सर वो गुड्स तो है नहीं, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? उसको बोलोगे सर्विस। क्या बोलोगे उसको? सर्विस। क्योंकि इस दुनिया में 3 चीजें होती हैं बस, 3 के अलावा कोई चौथी चीज होती नहीं। एक होता है गुड्स, दूसरा होता है सर्विसेज, तीसरा कभी और बताऊंगा, आज नहीं बता रहा, जानबूझ के नहीं बता रहा आपको, अभी समझ में आएगा नहीं, वो लेवल नहीं है अभी, तो वो चीजें समझ में नहीं आएगी। एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, एग्जाम्पल दे देता हूं, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सारी चीजें होती हैं, वो तीसरी कहानी अलग, ठीक है ना? तो अभी मेरा जो मुद्दा है वो गुड्स और सर्विस के ऊपर है। तो अगर मेरी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर डिस्प्यूट आ गया तो मैं कहूंगा कि सर्विस के अंदर डिस्प्यूट हुआ है, गुड्स के अंदर डिस्प्यूट नहीं हुआ। अब हाउस प्रॉपर्टी के लिए क्या है? लॉ बना हुआ है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बना हुआ है, तो मैं उस लॉ के अंदर, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, उस लॉ के अंदर जाके बात करूंगा। बात समझ में आ रही है? यस सर।
हाँ, अब तरुण बेटा आगे चलते हैं। तो कहता है गुड्स के अंदर क्या होगा, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इंक्लूड के अंदर देखो ग्रोइंग क्रॉप्स हो गया, ग्रास हो गया, कोई भी थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ है और उसे हम सर्व कर सकते हैं, उसके टिम्बर के मैंने एग्जांपल दे दिए, सेब पेपर, सेब ट्री, कानी। अब आता है स्टॉक एंड शेयर्स। मुझे बताओ स्टॉक में और शेयर्स में क्या डिफरेंस है? सर जो एक शॉपकीपर के पास जो स्टॉक होता है बेचने के लिए, सर उसको स्टॉक कहते हैं। हंसो सारे बच्चे। और शेयर्स क्या होता है? सर शेयर्स वो होता है जो कंपनी इशू अपने शेयर्स को इशू करती है लोगों को। अच्छा बेटा, जो कंपनी इशू कर दे वो शेयर हो गया। शेयर्स वही होते हैं। मैं आपसे मतलब ये पूछ रहा हूं होता क्या है वो, ये बताओ ना, होता क्या है शेयर, मतलब क्या है शेयर का? और कोई स्टूडेंट शेयर का मतलब बता। भाई आज तक मुझे मतलब 15 साल हो गए, आज तक मुझे ना 12वीं क्लास के जो बच्चे पढ़ के आते हैं वो मुझे शेयर का मतलब ही नहीं बता पाते। और आप में से मैं देखना चाहता हूं कौन सा बच्चा है जो मुझे शेयर्स का मतलब बता दे। मतलब जानना मुझे शेयर होता क्या है, मुझे डेफिनेशन नहीं जानी। शेयर्स मींस अ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इंक्लूडिंग स्टॉक, वो सब नहीं जानना मुझे। किताबी डेफिनेशन नहीं चाहिए मुझे, मीनिंग चाहिए, इसका मतलब क्या है। आज तक मेरे बैच में कोई बता ही नहीं पाया भाई शेयर्स का मतलब क्या है। मैं शायद सोच रहा हूं तुम लोग बता दो कोई। चलो मैं बताता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, लिखना हो तो लिख लो। शेयर इज अ सम ऑफ मनी, लिखो शेयर्स इज अ सम ऑफ मनी। और ये क्लास के बाद जानबूझ के अभी मैं लिख नहीं रहा राइटिंग पैड में, मैं जानबूझ के लिख नहीं रहा क्योंकि मैं देखता हूं कौन मेरे को नोट्स बना के भेजता है और उसने ये सारी चीजें नोट की है। शेयर्स इज अ सम ऑफ मनी, शेयर्स इज अ सम ऑफ मनी एंड it gives bundle of rights, and it gives bundle of rights like right to receive dividend, comma, right to receive dividend, comma, voting rights, comma, right to attend general meeting, comma, right to inspect books of accounts, comma, आगे एटीसी लिख लो, बहुत सारी चीजें। सबसे पहला आ गया राइट टू रिसीव डिविडेंड, फिर उसके बाद आ गया वोटिंग राइट्स, आपको बताया राइट ऑफ वोटिंग राइट्स, ठीक है, वोटिंग राइट्स लिख लो या राइट टू रिसीव वोटिंग राइट्स लिख लो, वोटिंग देने का राइट होता है। फिर लिखा आपने राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग अटेंड करने का उसके पास राइट है। और आपने क्या लिखा, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी क्या कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी क्या कर सकता है। जिस बच्चे की ये क्लास छूट गई है कोई दिक्कत नहीं, घबराने की, बैकअप मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग चल रही क्लास की। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे शेयर्स का मैंने आपको 2 पार्ट में मीनिंग बताया। सबसे पहले मैंने बताया शेयर का मतलब क्या है, सम ऑफ मनी है। शेयर क्या है, एक पैसा है। अगर आपने रिलायंस का शेयर खरीदा 2000 रुपए का, मान लो तरुण आपने रिलायंस का 2000 रुपए का शेयर खरीद लिया। अब मुझे बताओ आपने जो रिलायंस का 2000 रुपए का शेयर खरीदा, क्या मैं बोल सकता हूँ वो 2000 रुपए है? यस और नो? क्योंकि भाई आप मार्केट में बेचोगे, स्टॉक मार्केट में रिलायंस का शेयर बिकता है, वो ट्रेडेबल है, आप मार्केट में बेचोगे 2000 रुपए मिल जाएंगे, या जो भी मार्केट प्राइस होगा वो पैसा आपको मिल जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ शेयर इज अ सम ऑफ मनी, वो पैसा है? आंसर इज यस। दूसरा मैंने बोला शेयर से हमें क्या होगा, बंडल ऑफ राइट्स मिलेंगे। बंडल ऑफ राइट्स का मतलब कि भैया मैं डिविडेंड ले सकता हूं। अगर मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है और कंपनी डिविडेंड दे रही है तो मेरे पास राइट है कि मुझे डिविडेंड मिलना चाहिए।
अगर कंपनी अपनी जनरल मीटिंग करा रही है तो मेरे पास राइट है कि मैं भी मीटिंग अटेंड कर सकता हूं, और वहां पे वोटिंग करनी है तो मैं भी वोट दे सकता हूं। मैं चाहता हूं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी के देखना, तो मैं देख सकता हूं। आप अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए जाते हैं, भाई क्यों बनाए जाते हैं? शेयर होल्डर के लिए तो बनाए जाते हैं, वही तो जाके इंस्पेक्ट करेंगे, देखेंगे। बातें समझ में आ रही नहीं आ रही है? Yes, sir. अब मैं जो चीज बताने जा रहा हूं वो चीज भी ध्यान से देखना आप, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो जब हम कोई किताब पढ़ते हैं, किताब में क्या होता है, शेयर्स की डेफिनेशन लिखी होती है कि भैया शेयर का मतलब क्या है। शेयर मीन्स अ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। आप जाके देख लेना, यही डेफिनेशन लिखी होगी। शेयर मीन्स अ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूडिंग स्टॉक। आप जाके देखोगे यही डेफिनेशन आपको मिलेगी। आ रही बात समझ में? Yes, sir. तो ये जो हमें मीनिंग बता देते हैं कि भैया ये शेयर का मतलब है, उससे हमें क्या पता लगता है? उससे हमें पता लगता ही नहीं है कि शेयर का मीनिंग क्या है, क्योंकि हमारे पास जो कंपनीज एक्ट का कानून है, जो हमारे पास कौन सा लॉ है, कंपनीज एक्ट 2013, उसके सेक्शन 2 क्लॉज बोल दिया, इसका मतलब डेफिनेशन। तो सेक्शन 2 क्लॉज 84 जाके देख लेना, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। शेयर्स मींस शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इंक्लूडिंग स्टॉक। तो इससे हमें ये थोड़ी ना मतलब समझ में आता है। शेयर मींस शेयर उसमें ये लिखा हुआ है शेयर मींस शेयर, उसमें ये लिखा है शेयर मींस शेयर ऑफ अ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। ये कर लो। शेयर का मतलब शेयर होता है, शेयर का मतलब शेयर होता है, जो शेयर कैपिटल होती है कंपनी। तो हर कंपनी की शेयर कैपिटल होती है, उसके अंदर क्या होता है, एक शेयर होता है, उसको शेयर बोलते हैं। अब ये समझ में क्या आ रहा है? जो मैंने आपको चीज बताई है वो चीज समझ में आ रही है कि सर शेयर्स का मतलब क्या है, कि हमें बंडल ऑफ सम ऑफ मनी है और हमें बंडल ऑफ राइट्स मिल रहे हैं। यस और नो? Yes, sir. तो बेटा ये बुकिश जो डेफिनेशन होती है ना, ये काम नहीं आती आगे चल के। ये तो कोई भी बच्चा याद करे भैया, शेयर का मतलब एक शेयर है, शेयर का मतलब एक शेयर है जो कि कंपनी की शेयर कैपिटल के अंदर होता है। तो मीनिंग समझ में तो ये आया ही नहीं कि मतलब क्या है शेयर का। आज के बाद आपसे कोई पूछेगा तो आप बता सकोगे उसे कि भाई शेयर का मतलब क्या है, कि हमें दो चीजें मिलती हैं, शेयर सम ऑफ मनी है और हमें बंडल ऑफ राइट्स शेयर्स के अंदर दिए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात, बिल्कुल ध्यान से सुनना। यहां पे जो स्टॉक बोला गया था, मैं दिखाता हूं आपको एक बार पहले। तो ये वो स्टॉक नहीं है जो आप अकाउंट्स के अंदर पढ़ते हो। उन्होंने जवाब सही दिया था, बट हमारे सोगा के अकॉर्डिंग वो जवाब गलत था। हमारा जो सोगा है, सोगा का मतलब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है। ये आपके सामने मॉड्यूल आ गया ना, जो डेफिनेशन लिखी हुई है। Yes, sir. हाँ, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर गुड्स का मतलब तो आ गया हमारे पास, गुड्स का मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी है, और सर इसके अंदर स्टॉक भी आएगा, शेयर्स भी आएगा, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास, ये सब आनी है। हमारा मुद्दा क्या था अभी, स्टॉक और शेयर्स को समझना। तो मैंने शेयर्स समझा दिया आपको, शेयर्स क्या होता है। भाई ये स्टॉक, वो स्टॉक की बात नहीं कर रहा जो आप अकाउंटेंसी के अंदर कहते हैं कि गुड्स को स्टॉक कहते हैं। स्टॉक वो चीज होती है जिसे आदमी अपना डे टू डे बिजनेस के अंदर रीसेल करता है, बेचता है। यही बात है ना। स्टॉक दो होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है, टाइप्स होते हैं स्टॉक के, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स। अब ये मत बोलना सर आपको अकाउंटेंसी भी आती है, भाई पढ़ाई तो हमने भी कर रखी है। बात समझ में आ रही है?
यस सर। हाँ, तो यहाँ पे स्टॉक का अकाउंटेंसी मीनिंग नहीं लेना। हमारे साथ क्या होता है, हम कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं, जहां हमें स्टॉक दिखा ओ भाई साहब अकाउंटेंसी आ गई। शेयर्स का मतलब यहाँ पे अकाउंट, तो शेयर्स के रिलेशन में लिखा गया है। ये जो स्टॉक वर्ड है वो किसके रिलेशन में लिखा गया है, शेयर्स के रिलेशन में लिखा गया। अब हमें शेयर्स तो पता लग गया क्या है, स्टॉक क्या है। अगर मैं कहता हूं कि एक कंपनी में 10,000 शेयर है, एक कंपनी के अंदर 10,000 शेयर हैं और एक शेयर 10 रुपए का है, तो मुझे बताओ कंपनी की शेयर कैपिटल कितने की होगी। सर दोबारा से रिपीट करना एक बार। बेटा कंपनी में 10,000 शेयर है, एक शेयर 10 रुपए का है, तो कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी हो गई। 1,00,000 की। वेरी गुड वेरी गुड, 1,00,000 की। अब जो अगर 1,00,000 है वो कंपनी की क्या है, शेयर कैपिटल है। और वो 1,00,000 रुपए की जो शेयर कैपिटल है वो कितने में डिवाइड है, मतलब कितने में डिवाइड है, मतलब कि वो कितने शेयर्स के अंदर डिवाइड है, 10,000 शेयर्स के अंदर वो डिवाइड कर रखी है। यस सर। अगर मैं कह दूं कि अब 10,000 शेयर्स नहीं रहे, वो खत्म कर दिया हमने 10,000 शेयर का क्या कर दिया, हमने सीधे एक स्टॉक बना दिया 1,00,000 रुपए का। हमने पूरे 1,00,000 रुपए का क्या बना दिया, स्टॉक। तो मुझे बताओ अब स्टॉक बन गया, क्या स्टॉक को आप बेच पाओगे ऐसे कि चलो 2 स्टॉक बेच देता हूं, आधा बेच देता हूं, ऐसे बेच पाओगे नहीं, क्योंकि अब वो पूरा 1,00,000 क्या बन चुका है, एक स्टॉक बन चुका है। तो अगर हम बंडल ऑफ शेयर्स को किस में कन्वर्ट कर दें, स्टॉक में। स्टॉक में मतलब जो हमारी शेयर कैपिटल है उस पूरे को हम एक ही बना दें कि भैया अब शेयर्स नहीं है हमारी कंपनी में, शेयर्स को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, स्टॉक के अंदर। मतलब अब पूरा 1,00,000 शेयर नहीं है, वो पूरा 1,00,000 क्या है, स्टॉक है। वो पूरे 1,00,000 रुपए क्या है, हमारा स्टॉक है। जैसे कोई दुकान वाला बोल दे भाई मेरी दुकान में 10 लाख का माल है, इसका मतलब आप अकाउंटेंसी में यही तो समझोगे उसकी दुकान के अंदर 10 लाख का स्टॉक पड़ा है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है स्टॉक की, वो शेयर्स के रिलेशन में हो रही है कि अगर किसी कंपनी के 10,000 शेयर हैं और एक शेयर 10 रुपए का है, तो 1,00,000 रुपए जो आया वो 1,00,000 रुपए आप स्टॉक बना सकते हो। अभी अगर आप 1,00,000 का स्टॉक बना लोगे तो आपके 10,000 शेयर्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो पहले 10,000 शेयर्स को खत्म करना होगा और फिर उन्हें क्या बनाना पड़ेगा, स्टॉक। और स्टॉक क्या बनेगा, केवल एक ही स्टॉक बनेगा। कितने का स्टॉक बनेगा, 1,00,000 रुपए का। स्टॉक कभी डिवाइड नहीं होते नंबर्स के अंदर, वो पूरा बंच होता है हमेशा। बात समझ में आ रही है। तो इंग्लिश कभी मीनिंग भी देखोगे तो वहां पे भी लिखा होता है कि स्टॉक का मतलब किसी भी चीज का बंच। तो समझ में आया या नहीं आया। नैन्सी बेटा आपको क्लियर हो गया। आप हेलो नैन्सी आपको क्लियर हो गया। किस बच्चे ने जवाब दिया था स्टॉक का, अकाउंटेंसी वाला जवाब किसने दिया था। अरे देखो किसी ने भी जवाब दिया हो बेटा, आपको सीखने को मिला या नहीं मिला। हमें लर्निंग जो होती है ना वो सबसे बड़ी चीज होती है। किसी को सुन के हम चीजों को सीखते चले जाएंगे तो धीरे धीरे करके सीखोगे ना। शेयर्स का मीनिंग देखो कितने बच्चों को पता था। तो कहते हैं हमेशा सीखते रहो, लाइफ में आगे बढ़ते रहो। तो मुझे एक चीज बताओ, कौन बच्चा बताएगा, ये अजय बताएगा। अजय असली में आपका नाम गुड्डी नाम है ना आपका, गुड़िया। हेलो हाँ गुड़िया एक बार मेरे जवाब का मतलब मैं जो यहाँ पे बोलने वाला हूँ उसका आपको रिस्पांस देना है। मैं चीजों को इस तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करूं या नहीं करूं, डीप में पढ़ना पसंद है या नहीं है, या ऊपर ऊपर से पढ़ा दूं। नैन्सी आप बताओ बेटा, डीप में पढ़ना पसंद है या नहीं है, डीप में पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं आप लोगों को। बोलता ही नहीं यार कोई। सौरभ आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को। ये क्या सारे बच्चे आप सो गए हो क्या। तरुण आप लाइव हो भाई। हेलो
तरुण, अरे तरुण आपको आवाज आ रही है बेटा? हेलो, अरे भाई किसी भी बच्चे को आवाज आ रही हो तो हाँ बोल दो। तो भाई हाँ ना तो बोल दो, चैट में तो आप लिख रहे हो, मुंह से भी बोल दो, क्या जा रहा है? नैन्सी आपको आवाज आ रही है? हेलो सर, आपको वॉइस आ रही है? सर आपको हमारी वॉइस नहीं आ रही। हाँ यार, मेरे पास आपकी आवाज नहीं आ रही है, इसलिए तो मैं आपको पूछ रहा हूँ। एक बार रुक जाओ, दोबारा कनेक्ट करूं क्या? हमें आपकी आ रही है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ मुझे पता नहीं क्यों नहीं आ रही थी, चलो ठीक है कोई नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे बोला, क्या नाम है इसका, तरुण, हाँ जी तरुण, जो मैंने यहाँ पे आपको बोला समझ में आया या नहीं आया? अब शेयर्स में और स्टॉक में आपको डिफरेंस पता लग गया या नहीं लग गया? आगे बढ़ते हैं। आगे मुझे बताओ, क्या आप लोगों को ये पता है एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? हाँ जी, क्या आप लोगों को ये पता है एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? हाँ भाई, अब आवाज आ रही है? हाँ जी, अब बताओ मुझे आवाज आ रही है नहीं आ रही? चैट बॉक्स में बताओ हमें, दोबारा से बताओ यार, आवाज आ रही है या नहीं आ रही? हाँ गुड्डी, आपको आवाज आ रही है? हाँ बेटा बताओ, आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज? नैन्सी आ रही है आवाज? सर आपको, एक मिनट नीचे चला, सर आपको नहीं आ रही है शायद, यस मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी, कोई बात नहीं, चलो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ मेरी साइड से थोड़ा सा इशू है आवाज का, पता नहीं मुझे आपकी वॉइस क्यों नहीं आ रही। तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपको अब ये डेफिनेशन गुड्स मतलब पता लग गया, गुड्स का मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी होता है और ऑल्सो इंक्लूड्स। तो ये मुझे चैट बॉक्स में बताओ आप लोग कितनों को गुड्स मीन्स पता लग गया और गुड्स इंक्लूड्स पता लग गया? यस नो बोलते चले जाओ, चैट बॉक्स में यस नो बोलते चले जाओ। देखते हैं किस किस को समझ में आ गया है। यस वेरी गुड, तो ये गुड़िया को समझ में आ गया है। यस सर गुरमीत, क्या बात है। नैन्सी, सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्लैपिंग सारे बच्चों के लिए। अब बेटा यहाँ पे एक वर्ड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अदर देन। अदर देन क्या बोला है? एक्शनेबल क्लेम और मनी इन सर्कुलेशन, मतलब कि एक्शनेबल क्लेम और मनी इन सर्कुलेशन को गुड्स नहीं माना गया। एक्शनेबल क्लेम और मनी इन सर्कुलेशन को क्या है, गुड्स नहीं माना गया। तो असली में हम आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करेंगे। आपके लिए एक होमवर्क है,
आपको ये बताना है कि एक्शनेबल क्लेम, आपको ये बताना है अगली क्लास के अंदर कि ये एक्शनेबल जो क्लेम है वो क्या होता है, क्योंकि हमारा जो सेशन है स्टूडेंट वो 11 बजे से लेके 1 बजे तक रहेगा। तो मैं यहाँ पे आज का सेशन बस 1 बज ही गए, तो मैं यहाँ पे ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा स्टूडेंट पूरा प्रॉपर एक शेड्यूल बना हुआ होता है, उसके अकॉर्डिंग मुझे काम करना होता है। तो यहाँ पे अदर देन हम लोग कल की क्लास के अंदर देखेंगे एक्शनेबल क्लेम क्या होता है और मनी इन सर्कुलेशन, इसको गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया गया है। आपका होमवर्क है एक्शनेबल क्लेम क्या होता है आपने मुझे बताना है, मनी इन सर्कुलेशन किसको कहते हैं आपने मुझे बताना है। जो मैंने आज की क्लास में पढ़ाया वो प्लीज आप रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।